बच्चों, अगर हम फिजिक्स को एक गेम की हेल्प से समझें तो साउंड इंटरेस्टिंग ना? हम एक ऐसी ही चैप्टर वाइज वीडियो सीरीज लेकर आ रहे हैं। सीरीज का नाम है से माय नेम। बच्चों, ये जो नोट्स मैं सैमसंग गैलेक्सी टैब पर लिख रही हूँ, इन सभी चैप्टर्स के पीडीएफ नोट्स, फॉर्मूला शीट्स आपको मिल सकती है। डिटेल आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं। बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 12th बोर्ड एग्जाम स्पेशल वीडियो सीरीज से माय नेम में चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर कवर करने वाले हैं। हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर 1 कवर कर लिया था। आपको ये सीरीज काफी इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल लगेगी, स्पेशली जिस तरीके के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आजकल पेपर्स में आ रहे हैं उनके लिए। ये रिवर्स क्वेश्चनिंग टेक्निक पर बेस्ड है, जिससे आपका माइंड ज्यादा एक्टिव हो जाता है। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। Considering the given image where a positive charge Q is placed at origin, which point P or R will have a higher electric potential? यहाँ गिवन डायग्राम के लिए हमें बताना है कि P पर पोटेंशियल ज्यादा होगा या फिर R पर। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन होती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है, तो इसलिए P पॉइंट पर पोटेंशियल ज्यादा होगा R पॉइंट से। और हम यहाँ पर ये रिलेशन भी यूज कर सकते हैं, V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। तो भी हम देख रहे हैं कि R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो पॉजिटिव होता है और नेगेटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव होता है। अब अगर ये क्यू नेगेटिव हो जाता तो उस केस में ये उल्टा हो जाता, क्योंकि अब अगर ये नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड्स नेगेटिव, ये वाली डायरेक्शन हो जाती नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है, इसलिए P पर पोटेंशियल कम हो जाता। तो चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ आपको बच्चों ये ग्राफ दिखाई दे रहे हैं। दो ग्राफ हैं, एक E के लिए है और एक V के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के लिए। डिस्टेंस के साथ है ये ग्राफ। आपको बताना इन दोनों में से कौन सा ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है और कौन सा पोटेंशियल के लिए है। तो चलिए देखते हैं इसका भी आंसर। ये देखिए कि जो येलो कलर में है ग्राफ वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है और जो ब्लू कलर में है वो पोटेंशियल के लिए है। कैसे हमको ये पता चलेगा? हम दोनों के लिए रिलेशन देख लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है और पोटेंशियल डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब हम वैल्यूज 1 से कम लेते हैं तो उस टाइम पर E की वैल्यूज बड़ी आती हैं, और जब हम वैल्यूज 1 से ज्यादा लेते हैं तो V की वैल्यूज बड़ी आती हैं। अगर R को 1 रख दिया जाए तो उस केस में E V के इक्वल हो जाता है। तो इससे ही यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पॉइंट है 1 के लिए, इधर ये R है, तो R की वैल्यू 1 के लिए E और V दोनों इक्वल हो गए। ठीक है बच्चों, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको एक ये इमेज दी गई है। इनमें चार्जेस के सिंबल्स को हाइड कर दिया गया है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर किस तरीके के चार्ज होंगे। फिगर ए के लिए आप देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, इस साइड यहाँ पर ये क्लोज हैं, इस साइड क्लोज हैं और इस साइड ये दूर दूर हैं, ये वाइड हैं। तो इसी तरह आपको ये फिगर बी में भी देखने के लिए मिलेगा कि अंदर यहाँ पे दोनों चार्जेस में इधर ये लाइंस वाइडर हैं, ये दूर हैं, लेकिन इस साइड ये लाइंस क्लोजर हैं। चलिए देखते हैं इसका आंसर। ये देखिए ये जो फर्स्ट फिगर है इसमें यहाँ पर ये लाइंस क्लोजर हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्लोजर है, मींस ये अनलाइक चार्जेस हैं। तो एक माइनस चार्ज और दूसरा प्लस चार्ज, ये अनलाइक चार्जेस के लिए है। बी फिगर में लाइक चार्जेस आएंगे क्योंकि ये रिपेल कर रहे हैं। तो जैसे प्लस प्लस है यहाँ पर हम दोनों को माइनस माइनस भी कर सकते हैं। इसी तरह से फिगर ए के लिए यहाँ पर प्लस या यहाँ पर माइनस भी कर सकते हैं, अनलाइक चार्जेस होंगे। और यहाँ फिगर बी में लाइक चार्जेस होंगे। तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ बच्चों आपको फिगर में एक सिस्टम दिया हुआ है 4 चार्जेस का, प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड डी। अब हमें यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द 4 चार्ज सिस्टम ये कैलकुलेट करनी है। तो इस तरह के फॉर्मूले में जो टोटल एनर्जी होती है इक्वल टू वर्क डन होती है कि इस सिस्टम को अरेंज करने में कितना वर्क किया गया, वही इसमें पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। आंसर से पहले हम यहाँ पर फॉर्मूला नोट कर लेते हैं। यहाँ जितने भी चार्जेस के पेयर्स बन रहे होंगे उन सभी में वर्क डन कितना किया गया वो हम लिख लेते हैं। तो डब्ल्यू ए बी, डब्ल्यू बी सी, डब्ल्यू सी डी, डब्ल्यू
DA, WAC, WDB और BD सारे पेयर्स चार्जेस के देख रहे हैं, जिसमें कि AB, BC, CD, DA ये बिल्कुल इक्वल है। आप देखें कोई भी पेयर लेंगे आप तो प्लस क्यू और माइनस क्यू की मल्टीप्लाई होगी और डिस्टेंस सेम होगी, तो इसलिए ये 4 तो इक्वल हो गए, तो 4 इंटू हम यहाँ पर WAB लिख सकते हैं कि जो AB के लिए है वही, और बाकी ये दोनों सेम रहेंगे। ये डायगोनल के लिए हैं AC और BD, तो ये दो सेम आ जाएंगे, 2 इंटू WAC। बस अब हम यहाँ आगे आंसर में देख लेते हैं कि वैल्यूज रख लेते हैं। ये वैल्यू हमने रख ली है AB के लिए KQ² D, और माइनस साइन किस लिए आया है, क्योंकि एक प्लस क्यू चार्ज है और एक माइनस क्यू है, तो यहाँ पर नेगेटिव वर्क डन होगा क्योंकि अट्रैक्शन है। और ये दो डायगोनल्स जो बन रहे हैं ये उनके लिए है। यहाँ पर आप देखिए माइनस क्यू प्लस क्यू, और AC के लिए प्लस क्यू और प्लस क्यू की मल्टीप्लाई, तो ये प्लस में आएगा। बस अब आगे इसको सॉल्व कर लिया है हमने, जो कॉमन निकलता है उसको कॉमन निकाल के हम देख सकते हैं कि ये है इस सिस्टम में स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर भी बच्चों आप एक ये डायग्राम देख रहे हैं। इस डायग्राम के लिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमें दिया गया है। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ डायपोल U इज इक्वल टू माइनस P.E और माइनस PE cos थीटा, ये गिवन है। क्या बताना है, स्टेट द कंडीशन फॉर विच द सिस्टम इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड द कंडीशन फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। डायपोल इक्विलिब्रियम की पोजीशन में कब होता है, जिस टाइम पर थीटा 0 के इक्वल होता है, मतलब P और E एक ही डायरेक्शन में होते हैं। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, P और E। यहाँ हम डायग्राम की हेल्प से देख सकते हैं कि ये माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, तो P की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये वाली डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमें इसी डायरेक्शन में गिवन है, तो इसलिए इन दोनों के बीच में एंगल थीटा 0 है, इसलिए यहाँ पर लीस्ट एनर्जी होती है और स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। और नीचे ये डायग्राम में, इस सेकेंड डायग्राम में हम देख रहे हैं कि माइनस इधर है, प्लस इधर, तो ये डायरेक्शन हो गई P के लिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इनके बीच में एंगल आ गया 180 डिग्री का, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। यहाँ पर मैक्सिमम एनर्जी होगी माइनस PE cos 180, तो ये प्लस PE आता है, तो इस टाइम पर एनर्जी ज्यादा होती है, इसलिए ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। यहाँ पर एनर्जी लीस्ट होती है, नेगेटिव में आती है, इसलिए ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको एक डायग्राम दिया हुआ है और आपको बताना है से माय नेम। आपको इस डायग्राम का नाम बताना है कि ये डायग्राम किस डिवाइस का है। समझ आ ही गया होगा कि एक प्लेट है उस पर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी प्लेट है उस पर नेगेटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे से D डिस्टेंस पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड है इनके बीच में। तो ये डिवाइस क्या है, चलिए आंसर देखते हैं इसका। ये डिवाइस है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब इसमें हमें कैपेसिटेंस का फॉर्मूला और बताना था। यहाँ पैरेलल प्लेट के लिए A∁0/D, इस तरीके से आपने डायग्राम इसका बनाया हुआ होगा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए डायग्राम कि इस पर प्लस चार्ज डेंसिटी, इस पर माइनस चार्ज डेंसिटी, और ये यहाँ पर ऐसे ये प्लेट्स हैं, तो एरिया A एरिया इन प्लेट्स का होगा, और इनके बीच में ये डिस्टेंस D, और यहाँ पर ये मीडियम की परमिटिविटी, तो फ्री स्पेस के लिए ये ε0 लिया जाता है। तो C इज इक्वल टू A∁0/D, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है। कुछ यहाँ पर आपको कैपेसिटर्स कैसे दिखते हैं अलग अलग तरह के, वो डायग्राम भी दिख रहा होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 7, एक 900 पिकोफैरेड का कैपेसिटर है, उसको 100 वोल्ट से चार्ज किया गया, 100 वोल्ट की बैटरी से। उसके बाद बैटरी को हटा दिया जाता है, डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है, और कैपेसिटर को फिर कनेक्ट कर दिया जाता है एक बिल्कुल आइडेंटिकल अनचार्ज्ड और सेम कैपेसिटेंस के कैपेसिटर से। व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम आफ्टर द चार्ज शेयरिंग। और इस तरीके से जब दोनों कैपेसिटर चार्ज शेयर कर रहे हैं तो उस कंडीशन में कितनी एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितनी स्टोर रहेगी, वो हमें बताना है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस भी दिए हुए हैं और आपको यहाँ पर डायग्राम भी दिख रहा होगा कि यहाँ ये एक कैपेसिटर है, 100 वोल्ट बैटरी से इसको चार्ज किया गया है, इसकी कुछ इसमें एनर्जी स्टोर हो गई, बैटरी को डिस्कनेक्ट किया और एक अनचार्ज कैपेसिटर लगा दिया। तो अब इस सिस्टम के लिए एनर्जी बतानी है कि कितनी होगी। सपोज ये U' है और इसकी एनर्जी U है, तो हमें U' बतानी है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायग्राम से ही देख लेते हैं
कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की वजह से जितना चार्ज यहां पर था उससे यहाँ चार्ज हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा, Q/2 हो गया अब दोनों कैपेसिटर में। तो इसलिए पोटेंशियल भी हाफ हो जाएगा क्योंकि C1 C2 के इक्वल है। इसलिए जो V डैश है V डैश आ जाएगा V/2 और V पहले कितना था 100, तो अब कितना हो गया ये 50। तो इसलिए पोटेंशियल जो है कॉमन पोटेंशियल अब इन दोनों के लिए आ जाएगा 50 वोल्ट। और जब पोटेंशियल 50 वोल्ट आ गया तो हम एनर्जी निकाल सकते हैं बाय हाफ CV² फॉर्मूला से। तो हाफ ये कन्वर्ट कर लिया है 10⁻⁻12 से मल्टीप्लाई करके पिको फैरेड को फैरेड में। तो हाफ ये C और ये V², इसको सॉल्व करके एक कैपेसिटर के लिए इतनी एनर्जी आ गई। तो सिस्टम की एनर्जी, सिस्टम में 2 कैपेसिटर्स हैं इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सिस्टम की एनर्जी आ जाएगी। इसमें एक और भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है बच्चों की स्टार्टिंग में यहां पर जब हम हाफ CV² निकालते हैं तो इस कंडीशन में जस्ट डबल आती है ये एनर्जी। जैसे यहाँ भी सिस्टम की एनर्जी 2.25 आ रही है तो यहाँ पर ये आ जाती है 4.5 इंटू 10⁻⁻6 जूल। और बाद में इस वाले केस में ये हाफ रह गई 2.25। तो एनर्जी का 50% एनर्जी का लॉस हो जाता है इसमें जब एक कैपेसिटर से दूसरा कैपेसिटर चार्ज हो रहा होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। आपको ये डायग्राम देखकर इनके लिए फॉर्मूले बताने हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक डायपोल है, डायपोल के ये एक्सियल पॉइंट पर P पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा वो बताना है। सेम ऐसे ही यहाँ इक्वेटोरियल पॉइंट, ये डायपोल का इक्वेटोरियल पॉइंट है, यहाँ पर आपको पोटेंशियल बताना है। तो फॉर्मूले जस्ट आपको ये देखने हैं। एक्सियल लाइन पर ये होता है डायपोल के पोटेंशियल का फॉर्मूला और इक्वेटोरियल पर पोटेंशियल 0 हो जाता है। इस पूरे लाइन पर कोई भी हम कहीं पर भी कोई पॉइंट लें हर जगह पर पोटेंशियल 0 ही आएगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि देखिए ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है। -Q की वजह से नेगेटिव पोटेंशियल, +Q की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल, तो दोनों इक्वल और अपोजिट हैं इसलिए 0 आ जाता है इनका नेट पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज ऑलवेज 0। लेकिन यहाँ पर भी ये ध्यान देंगे कि इस केस में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होती है। शॉर्ट डायपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होती है Kp/r³। ये वैल्यू आती है इस वाले केस में, और इस केस में शॉर्ट डायपोल के लिए K2p/r³। यहाँ एक्सियल के लिए है ये और ये इक्वेटोरियल के लिए। तो जिस टाइम पर पोटेंशियल 0 होता है उस टाइम पर फील्ड 0 नहीं होती है। जरूरी नहीं है कि पोटेंशियल 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगी, ये उसका एक एग्जाम्पल है कि इसका रिवर्स भी पॉसिबल है कि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है पर पोटेंशियल 0 नहीं होता। जैसे कोई एक ये हम यहाँ पर चार्ज सेल ले रहे हैं, ये इस पर कुछ चार्ज है, सपोज 10 वोल्ट का चार्ज है, तो यहाँ अंदर पूरे में V कांस्टेंट रहता है। इनसाइड द शेल V कांस्टेंट रहेगा, 10 वोल्ट ही रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर रहेगी 0। तो ये वो केस है जहां पर पोटेंशियल 0 नहीं है पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, और ये इक्वेटोरियल वाला डायपोल का केस वो है जिसमें पोटेंशियल 0 है और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इनमें से कौन सी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट नहीं है? तो आप देख सकते हैं वोल्ट तो है, जूल पर कूलम W/Q होता है V का फॉर्मूला, तो ये भी है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये भी है, तो कौन सी नहीं है यूनिट? जूल नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है जूल। अब हम आप पहुंचे हैं लास्ट क्वेश्चन पर, और लास्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट बिटवीन पॉइंट X एंड Y। तो आपको यहाँ पर एक ये डायग्राम दिख रहा है, ये जो सर्किट डायग्राम है बच्चों, इसको देखकर आप पहले चेक करेंगे कि ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज तो नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे हम? C1 C3 का रेशो, C2 C4 का रेशो, या फिर C1 C2 का रेशो, C3 C4 का रेशो, क्या ये रेशो सेम है? पहले आप ये चेक करेंगे, क्योंकि हमें पता है C1/C2 इज इक्वल टू C3/C4 अगर होता है तो ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि C1 C2 C3 C4 सब 6 माइक्रोफैरड हैं, इसलिए ये एक बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है।
अब बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है तब हम इसका आंसर फाइंड करेंगे। ये देखिए, इस वाले डायग्राम को हम इस फॉर्म में बना लेते हैं। ये जो डायग्राम है इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये बिल्कुल आपको व्हीट स्टोन ब्रिज दिख रहा होगा और बैलेंस्ड है इसलिए इसमें तो ये वाली आर्म इसकी हटा देंगे और अब इसको डायग्राम को ऐसे बना लेंगे। अब आपके लिए बिल्कुल क्लियर है कि C1 और C2 दोनों सीरीज में है। C1 C2 सीरीज में है, C3 C4 ये भी सीरीज में है और फिर C1 C2 का इक्विवेलेंट C3 C4 के इक्विवेलेंट ये आपस में पैरेलल में है। तो उसी तरीके से यहाँ इनको सॉल्व कर लिया है। ये आप देख सकते हैं कि C1 और C2 सीरीज में है तो हमने ये फॉर्मूला लगा के 3 माइक्रोफैरड C12 निकाल लिया। सिमिलरली C34 भी 3 माइक्रोफैरड आ गया। अब इक्विवेलेंट के लिए ये दोनों अब पैरेलल में है इसलिए ये पैरेलल का फॉर्मूला लगाकर हमने यहाँ पर इनका C इक्विवेलेंट निकाल लिया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? D ऑप्शन करेक्ट है। तो इस तरीके से बच्चों हमने ये से माय नेम सीरीज में चैप्टर 2 भी कवर कर लिया है और बहुत ही हम सिलेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के लिए और भी किसी एग्जाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे बेनिफिट उठा सके। क्वेश्चन से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज लाइक, share and subscribe. Thank you. Thanks for watching. All the very best.